मेरे सामने विडंबना है, मुझे स्मृति चिन्ह दिया गया है और इसमें गंगा प्रसाद बिमल जी की कुछ पंक्तियां हैं कविता की, मैं आपको सुनाना चाहता हूं, वहीं से शुरू करना चाहता हूं। ये प्रमाण के लिए, जब तक मौन में ताकत है, वचन निरर्थक है, फिजूल खर्च है। क्या विडंबना है कि मुझे आपसे बात वचन में, भाषा में ही करनी है, यानी निरर्थक बातें आपसे करनी है। बिमल जी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक मौन में ताकत है, लक्ष्मण जी ने मुझे विषय दिया है उनकी कविता और आलोचना पर, और ये क्या संयोग है, तो मुझे बिमल जी की ही एक कविता याद आती है जिस कविता का शीर्षक है आकस्मिक, जिसमें उनकी निष्पत्ति है कि कुछ भी संयोग नहीं है इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में कुछ भी आकस्मिक नहीं है। हमें लगता सब आकस्मिक है, लेकिन वह पहले से नियत है। तो मुझे लगता है कि यह भी संयोग नहीं है। मैं उन्हीं की कविता, उन्हीं के आधार पे आपके सामने बातें रखता हूं। सबसे पहले मैं लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता जी, जो मेरे बहुत ही प्रिय विद्यार्थी रहे हैं, उन्होंने मेरे बहुत प्रिय आत्मीय रचनाकार के ऊपर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की, इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। और आपने मुझे अपनी बातें साझा करने के लिए यहां बुलाया है, इसके लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यह मेरा सौभाग्य रहा है कि गंगा प्रसाद बिमल जी का स्नेह और सानिध्य मुझे मिलता रहा है। अमरेंद्र जी की तरह मैं भी जेएनयू का विद्यार्थी था, लेकिन एमए में गंगा प्रसाद बिमल जी से पढ़ने का अवसर नहीं मिला, लेकिन उसके अलावा उनका स्नेह और सानिध्य मुझे मिलता रहा है। मैंने गंगा प्रसाद बिमल जी पर एक शोध प्रबंध, पूर्ण थीसिस पीएचडी कराई है, अवार्ड हो चुकी है। डॉक्टर प्रेमलता राय पीछे बैठी हुई हैं आप सबके बीच में। उन्होंने गंगा प्रसाद बिमल जी के कथा साहित्य में आधुनिकता बोध पर पीएचडी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पूर्ण किया है। मैंने लक्ष्मण जी से अनुरोध किया था कि मैं संस्मरण पर बोलना चाहता हूं, लेकिन लक्ष्मण जी शायद मेरी कमियों से अवगत थे और मेरा सदुपयोग करना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि संस्मरण में कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा विषय दूं कि गुरुजी पढ़ के आए, तो उन्होंने मुझसे मेहनत करवाई और कविता और आलोचना पर मुझे बोलने के लिए कहा है। बस एक बात और कह के, सुबह दोपहर जब भी मैं आया था तो यहाँ 2 चंचल बालक अपनी चंचलता से हमें आकर्षित कर रहे थे। सुकेश जी मेरे विद्यार्थी रहे हैं, आज अध्यापक हैं। पता चला कि एक बालक उन्हीं का है। मुझे वास्तव में उन बालकों के रूप में बिमल जी की याद आ रही थी। कारण क्या है, मैं फिर संस्मरण में जा रहा हूं, लेकिन बस एक बात करके और मैं कविता पे ही बातचीत करूंगा, क्योंकि खुद बिमल जी ने लिखा है आलोचना में कि कविता के क्षेत्र से इस धरती का कोई भी हिस्सा, मनुष्य जीवन का कोई भी हिस्सा अछूता नहीं है। बिमल जी गुरुवर ओम प्रकाश सिंह सर के साथ मेरे घर आया करते थे, 2-3 बार तो आए ही थे। अंतिम बार जब आए थे 4-5 साल पहले, लगभग 3 से 4 घंटे मेरे यहाँ थे। लेकिन सर को अगर याद हो कि आधे घंटे के भीतर चाय पानी होते होते बिमल जी हम लोगों से बहुत दूर हो गए। घर में रहते हुए दूर क्यों हुए, क्योंकि मेरे एक बेटा और एक बेटी थे, उन्होंने पास बुलाया, सोफे पे बैठे उनसे बातें करते रहे, बच्चों की कहानियां, उनकी गप्पें सुनते रहे, और फिर अपनी कितनी गप्पें सुनाई। 1.5-2 घंटे बीत गए। मैं वाकई ये बात अपने संस्मरण से कह रहा हूं कि मेरे बच्चे आज भी अपने दादा दादी से ज्यादा बिमल जी को याद करते हैं, जिन्होंने इतनी सहजता से उनकी कहानियां सुनी बच्चों की और अपनी सुनाई। और मुझे यह भी पता है कि इस आधुनिक भौतिक दुनिया में 21वीं शताब्दी के पिता होने के बाद भी आज तक मैं 2 घंटे समय अपने बच्चों को नहीं दे पाया हूं कि उनकी वो गप्पें सुन सकूं जो बिमल जी ने आके घर में बच्चों को समय दिया था। ऐसे सरल, सहज, उदार व्यक्तित्व के धनी बिमल जी, मैं लक्ष्मण जी को बधाई देना चाहता हूं एक और कारण से। इस सत्र का विषय आप तक शायद पहुंचा हो। आपने जो विषय रखा है, कविता और आलोचना तो ब्रैकेट में है,
नई अर्थावलियों का अंतरिक्ष। अब आप उनके बहुत प्रिय रहे हैं, यह मुझे पता है। मैं जिस विषय पे आपके सामने इस विषय पे ही अगर मैं बात करूं तो 15 मिनट तो उसी में निकल जाएंगे, इसलिए शीर्षक को छोड़ रहा हूं, लेकिन बहुत अर्थ गांभीर्य है उसमें, बहुत प्रासंगिक है इस सत्र के लिए। बिमल जी की कविता और आलोचना पर बात करते हुए मुझे लगा कि आलोचना पे करूं कि कविता पे करूं, तो मैंने ये तय किया कि आलोचना के बहाने कविता पर और कविता के बहाने आलोचना पर। तो इसलिए मैंने अपना जो विषय आपके सामने बोलने के लिए तय किया स्वयं से, वो है बिमल जी की कविता दृष्टि और उनकी कविता। मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं कि व्यक्तित्व, बिमल जी का व्यक्तित्व जितना सरल, उदार, सहज था, उनकी कविताएं उतनी ही जटिल हैं। बहुत सारी बातें हुई हैं सुबह से, मैं उनमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं ये भी दावा नहीं कर रहा हूं कि मैंने बिमल जी की कविताओं को समझ लिया है या ठीक ठीक समझ लिया है, लेकिन यह जरूर कह सकता हूं कि मैंने एक ईमानदार कोशिश की है, और उस ईमानदार कोशिश में बिमल जी की कविताओं को जो समझ पाया हूं, उन्हीं की कुछ दो चार बातें आप सबके सम्मुख रखूंगा। मैं वहीं से शुरू करता हूं कि इनकी कविताएं बहुत जटिल हैं, लेकिन जटिलता का आशय उलझाव नहीं है। उनकी कविता उलझी हुई नहीं है, जटिल है। मैं विद्यार्थियों के लिए बात कह रहा हूं। उलझा तो वो है जो सुलझ नहीं पा रहा हो, लेकिन जटिल है इसका मतलब उलझा नहीं है। हमें खोलने का तरीका उसे आना चाहिए। इसी तरह से उनकी कविता दुरूह है, कठिन है, लेकिन अर्थहीन नहीं है। यह बात मैं बहुत सोच समझ के आपके सामने कह रहा हूं, क्योंकि जब हिंदी कविता में शुद्ध कविता का आंदोलन चला था, आर्ट फॉर आर्ट से आंदोलन चला था कविता के लिए, शुद्धतावादी आग्रह वाला, तो उसमें कविता के ऊपर दुरूहता का आरोप लगाया गया था। लेकिन मैं ये मानता हूं कि दुरूहता कविता का दुर्गुण नहीं है। दुर्गुण तो तब है जब कविता दुरूह न होकर बल्कि अर्थहीन हो जाए। हम कुछ भी जोर लगा डालें, कविता का अर्थ ही ना खुले, लेकिन दुरूह है, जोर लगाएंगे तो खुलेगी। भाव तक पहुंचने के लिए, बिमल जी की कविता के लिए हमारे पास गहन अनुभव होना चाहिए, हमारी दृष्टि बहुत प्रखर और सूक्ष्म होनी चाहिए। इसके अलावा धैर्य होना चाहिए। रुक कर, ठहर कर सोचेंगे, विचारेंगे, हो सकता है हम प्रवेश कर जाएं। जल्दबाजी में चलते हुए सोद्देश्य परक कविताओं की तरह से, दिनकर और मैथिली शरण गुप्त की कविताओं की तरह से, या प्रगतिवादी नारेबाजी की कविताओं की तरह से अगर बिमल जी को समझने की हम कोशिश करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से बिमल जी आपके लिए अच्छे कवि नहीं हैं। बिमल जी की बसंत जी ने बहुत सारी बातें कह दी हैं। आधुनिकता उत्तर आधुनिकता पे बहुत अच्छी बातें अमरेंद्र भाई ने कह दी हैं। मैं जो समझ पाया बिमल जी की कविता को, उनकी कविता में शून्य, अंतरिक्ष, सन्नाटा, मौन, चुप्पी, बियाबां, ये शब्द ही नहीं है, कविता में ये बार बार आते हैं। और मुझे लगता है कि बिमल जी कविता के माध्यम से जो दृश्य है उसके माध्यम से अदृश्य को खोजने का प्रयास कर रहे हैं, जो गोचर है उसके माध्यम से अगोचर को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं, जो लक्षित है उसके माध्यम से अलक्षित को देखने का प्रयास कर रहे हैं। और उनकी दृष्टि, मुझे सोच समझ के बोलना पड़ रहा है, मैं कह दूं भारतीय नहीं है तो कहीं बवेला न खड़ा हो जाए, क्योंकि सार्वजनिक जगहों पर इस तरह की बातें कहना कई बार बस उसमें से कट पेस्ट ले लिया जाता है थोड़ा से। लेकिन मैं ये बात फिर भी बहुत सचेत होकर कह रहा हूं, लोकल की बात छोड़ दीजिए, ग्लोबल की बात छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं कि बिमल जी की दृष्टि, और मैं कह रहा हूं यानी उनकी कविताओं के आधार पर कह रहा हूं, मैंने कहा मेरी सीमा हो सकती है, लेकिन जो मैंने समझा है मैं वही कहूंगा कि उनकी दृष्टि भारतीय नहीं है, उनकी दृष्टि वैश्विक भी नहीं है। क्योंकि विश्व अगर धरती तक सीमित है तो बिमल जी की दृष्टि वहीं तक सीमित नहीं है। बिमल जी एक अखिल ब्रह्मांड दृष्टि का निर्माण करते हैं, खोजते हैं, प्रयास करते हैं। मनुष्य के सहज जीवन से लेकर और ब्रह्मांड की गति में कोई एक तत्व, कोई एक का कोई ऐसा सत्य पकड़ना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं,
कई कविताओं में उन्होंने इसका संकेत किया है। उनकी एक आलोचना पुस्तक है अंतःसूत्रों से संवाद। यह पुस्तक 2014 में छपी और यह पुस्तक मैं सौभाग्यशाली हूं कि बिमल जी ने अपने हाथों से मेरा नाम लिखकर यह पुस्तक मुझे भेंट की। उसी में एक लेख है जिसका शीर्षक है कविता की उपस्थिति। तो आलोचक के रूप में कविता को किस रूप में देख रहे हैं, कविता कहां है, मैं दो चार बातें उस संदर्भ में आपसे करना चाहता हूं। उन्होंने धरती के बारे में लिखा कि ये धरती तुम्हारा तिलिस्म, शब्द देखिए समय कम है तो कविता पलटूंगा तो टाइम लगेगा। ये धरती तुम्हारा तिलिस्म मैं ही नहीं देख रहा हूं, अंतरिक्ष भी देख रहा है। और इस प्रकृति के सभी घटनाओं में, छोटी छोटी सी बातों में भी, परिवर्तनों में भी वह कविता को देखते हैं। उनके शब्द मैं आपके सामने रख रहा हूं। प्रकृति अपने आप में एक विस्मयकारी कविता है, वह कविता का आद्य रूप है। शब्दातीत कविता जैसे सब ओर मौजूद हो और उनसे झरता है अनुभव का आध्यात्मिक आनंद देने वाला भाव। उन्होंने लिखा कि कविता शब्दातीत भी होती है। आपको अज्ञेय याद आने चाहिए कि कविता केवल शब्दों में नहीं, शब्दों के भीतर जो गैप होता है, खाली जगह होती है, वहां होती है। क्योंकि फिर वही मुझे याद आ रहा है कि वचन तो निरर्थक है। तो जो शब्दातीत है, कविता शब्दातीत भी होती है, तथापि शब्देतर होने पर भी वह शब्द से एकदम पृथक नहीं है। शब्द और शब्देतर के बीच कविता है, खोजना मुश्किल है पर वह खोजते हैं। कविता की ताकत, कविता की ताकत से बिमल जी कितने परिचित हैं, मैं सिर्फ उनका कोटेशन आपके सामने रख रहा हूं। वो लिखते हैं कि कविता एक तरह से हमारे लिए मानवीय विश्व की विश्वासप्रद सूचनाएं देने वाली सबसे कारगर पद्धति है। एक एक शब्द पे अगर आप ध्यान देंगे, विश्व है लेकिन उसके साथ विशेषण लगा है मानवीय विश्व की। सूचनाएं हैं, 21वीं शताब्दी सूचना क्रांति का दौर है, लेकिन विशेषण लगा दिया विश्वसनीय सूचनाएं देने वाली और सबसे कारगर पद्धति है। कविता कल्पना के साथ बहुत, वो भी मानते हैं कि कल्पना का अनिवार्य नाता है कविता से। कल्पना ही एक ऐसा दरवाजा है, कई बार शब्दों से चमत्कार है, खिलवाड़ है, लेकिन उसमें गूढ़ सत्य छिपे हुए हैं। वो लिखते हैं कि कल्पना एक ऐसा दरवाजा है जिसके द्वारा हम अकल्पित दृश्य में प्रवेश कर सकते हैं। तो जो अकल्पित है उसमें भी प्रवेश करने का दरवाजा कल्पना में है। कविता भाषा में रची जाती है, भाषा बदलती रहती है, लेकिन भाषाओं के बदलते रूपों के बीच भी कविता अपने नए अर्थ संदर्भ विकसित करती रहती है। कविता स्मृति भी है, लेकिन केवल स्मृति नहीं है, क्योंकि स्मृति तो लुप्त हो सकती है, समाप्त हो सकती है। कविता सातत्य भी है। कविता ऐसी ही भूमि है जिसका कोई अंतिम पड़ाव नहीं है और न ही उसका कोई सीमांत। और कविता को वो आश्चर्य में देखते हैं जिसे हम लोकोत्तर कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि अदृश्य, अगोचर, जिसे लोकोत्तर कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, बिमल जी कह रहे हैं कि असल में लोकोत्तर कुछ होता नहीं है। जिसे हम लोकोत्तर कहते हैं वह लोकोत्तर वास्तव में संवेदना का एक ऐसा सघन सरोवर है जहां हम शब्द, अर्थ और व्यंजना के सीमांतों से आगे जाकर अनिर्वचनीय के करीब पहुंचते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे बिमल जी कहीं ईश्वर, कहीं परमात्मा, उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने जितनी भी कविताएं पढ़ी, कहीं भी परमात्मा, कहीं भी ईश्वर शब्द नहीं आया है। लेकिन कोई ना कोई निर्वचनीय अनिर्वचनीय के बीच में सत्य को जानने का प्रयास करते हैं। और कविता संबंधी दृष्टि पर अंतिम बात मैं आपके सामने कर रहा हूं, उसके बाद मैं कुछ कविताओं की बात करूंगा आपसे। उनकी कविता पर बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं और कविता आंदोलन से लेकर विसंगति और विडंबना और तमाम चीजें जिसमें यथार्थ बहुत विद्रूप हो जाता है और आदर्श कहीं भी नहीं बचता है, वो सब 60-70 के दशक की कविता है, नाटक और कहानी सब आंदोलन में दिखाई देता है। मैं प्रामाणिक रूप से इसी पुस्तक से गंगा प्रसाद बिमल जी की कविता दृष्टि के संदर्भ में अंतिम बात वैचारिक रूप से आपके सामने रख रहा हूं, कविताएं छोड़ के। उन्होंने लिखा है कि कविता मनुष्य से जुड़े सभी प्रश्नों से जुड़ी है, केवल इसलिए कि वह अपने सौंदर्य रूप में, अपने सृजनात्मक वैभव में सकारात्मक है।
सकारात्मक इसलिए कि वह बेहतरी का आदर्श बनकर उभरती है। तो यानी जब तक कविता में कवि की दृष्टि सकारात्मक नहीं है, सृजनात्मक नहीं है, कुछ आदर्श और बेहतर भविष्य दृष्टि नहीं है, तब तक कविता में कुछ भी लिखा जाना बिमल जी के हिसाब से, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। कविता लिखने का उद्देश्य, अब मैं ये वैचारिक नहीं, मैं उनकी कविता से केवल बातें कर रहा हूं, जल्दी से कुछ उदाहरणों के माध्यम से। एक कविता जिसका शीर्षक है बच रहेगा, उसमें वो कविता लिखने का उद्देश्य कविता में लिखते हैं। कविता में इतना कुछ कहा गया है अब तक, फिर भी कुछ है जो नहीं कहा गया है। मैं वही कहना चाहता हूं, कितना कुछ लिखा गया है अब तक, फिर भी कुछ बाकी है जो नहीं लिखा गया है, वही तो लिखना चाहता हूं। शून्य की बात मैंने की थी, कविता से उदाहरण दे रहा हूं आपके सामने के शून्य, अंतरिक्ष, वह जो अनिर्वचनीय है, हम सब में के भीतर व्याप्त है, वह उनके यहां इतना महत्वपूर्ण क्यों है। लिखते हैं कि मुझसे भी बड़ा है शून्य, मुझसे भी बड़ा है शून्य, इसी से नापता हूं उसे, कैद हूं मैं शून्य के ही घेरे में, उसी में कैद हूं मैं और उसी में मुक्त। यह बहुत आसानी से समझ में आने वाली बात नहीं है। उसी में कैद हूं मैं और उसी में मुक्त, शून्याभास के बावजूद जानता हूं मैं, न दिखने पर भी वह है अस्तित्व में और मैं उसकी कैद में। जिस मौन की ताकत का स्मृति चिन्ह दिखने वाले संयोग, लेकिन बिमल जी के अनुसार संयोग नहीं होता, उस चुप्पी की ताकत पर जो कविता उन्होंने लिखी है, चुप्पी और मौन में क्या ताकत है, मौन भी अभिव्यंजना है, लेकिन उससे आगे बढ़कर बिमल जी चुप्पी की ताकत को महसूस करते हैं। और आजकल कवि, प्रसिद्ध कवि होने की होड़ में जब कुछ भी लिखा जा रहा है, तो ऐसे समय में बिमल जी को पढ़े जाने की, समझे जाने की, गुने जाने की जरूरत है। क्योंकि बिमल जी कविता में लिखते हैं कि जब कुछ नहीं लिखा जाता तब एक तैयारी होती है। चुप्पेपन में छिपी आक्रामकता अपने सींग फैलाती है। व्यर्थ नहीं है कुछ न लिखा जाना। अगर आप कुछ नहीं लिख रहे हैं तो यह व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ नहीं है कुछ न लिखा जाना, इसलिए कि आज लिखा जाने से बेहतर है चुप रहना। कल शब्दों की जगह चुप्पी के हथियार सबको चीरेंगे। यह चुप्पी की ताकत है। बहुत सारी बातें हैं, मैं छोड़ रहा हूं, उनकी कविता के कुछ बिंदुओं की तरफ संकेत करना चाहता हूं बस, कि उनकी कविता में प्रकृति है, गांव है, पहाड़ है, नदी है, झरने हैं, गांव के लोग हैं, भूखे नंगे बीमार अपाहिज लाचार भीख मांगते बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, ये सब उनकी कविताओं में है। बस इसलिए कि आगे अगर किसी को शोध करना हो तो मैं कविताओं के शीर्षक, बहुत सुंदर कविता है, धूप तापती पहाड़ियां, काश पेड़ों के पांव होते, प्रकृति के भीतर जो दर्शन है। एक कविता का केवल जिक्र करना चाहता हूं, गांव और शहर पे बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत लंबी कविता है, लेकिन उसकी दो चार पंक्तियां बस आपके सामने रख रहा हूं कि शहर में बैठा हुआ कवि कैसे अपने गांव को मिस नहीं करता है, बल्कि गांव को ही जीना चाहता है, गांव के संग ही रहना चाहता है। शहर में मेरे साथ ही बहुत पहले चला आया था अदृश्य सा मेरा समूचा गांव, न जाने क्या हुआ कि शहर में रहते रहते लगता है रूठ गया है गांव। दौड़ दौड़ कर इधर उधर खोजता हूं मैं अपना गांव, अपने आपने तुमने कहीं देखा हो तो बस एक बार ले आना मुझ तक उसे ओंकार की अनंत यात्रा से पहले। उस ओंकार की अनंत यात्रा जहां पर वह निकल चुके हैं। उनकी कविता में विडंबना, विसंगति, संतरास, अजनबीपन, कंट्राडॉक्स सब कुछ है। रोशनी का अंधेरा, जिसमें लिखते हैं कि भीतर का आदमी हिंदुस्तान की तरह ही सो रहा है। उनकी खबरें, कविता का जिक्र किया भाई बसंत त्रिपाठी जी ने। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आ रहा हूं। विगत 2-3 दिनों पहले हमारे विभाग ने जिस विषम परिस्थिति का सामना किया है, आप में से बहुत सारे लोग अवगत होंगे कि हमारे तत्कालीन विभागाध्यक्ष और संकाय प्रमुख का अकाल देहावसान हो गया हृदय गति रुकने से। हम लोग बहुत व्यथित, लेकिन इस दौर में
ये जो आत्मीयता है लक्ष्मण जी की मेरी विमल जी के प्रति, उस मनस्थिति में भी मैं आपके सामने आया और जिस एक सच का आभास मुझे 3-4 दिनों पहले हुआ है विमल जी की कविता पढ़ते हुए, मैं खबरें में एक बस 1-2 पंक्तियां शव यात्रा का दृश्य है और विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हम सभी अध्यापकों के लिए, क्योंकि विमल जी की कविता में मध्यम वर्ग की त्रासदी, उसकी विडंबना, उसका आत्मबोध, खासतौर से बुद्धिजीवी वर्ग जो हम कहलाते हैं, अध्यापक, पत्रकार, उसी तरह से हैं जैसे मुक्तिबोध के यहाँ है। तो शव यात्रा है और लिखते हैं कि खबर मातम की भी फैला देती है खुशी, खबर मातम की भी फैला देती है खुशी। किसमें खुशी फैलाती है? लंबा जिक्र, अगर आपका मन करे तो कविता पढ़िएगा। मैं सिर्फ 4 पंक्तियां इसकी आपके सामने रख रहा हूं। शव यात्रा में वे खुश खुश चेहरे देखो, शव यात्रा में वे खुश खुश चेहरे देखो, कल उनमें से एक बैठेगा इसी कुर्सी पर और हम उसके गले में डालेंगे माला। यह आप जब उस जीवन में आएंगे तो शायद आपको भी यह आए। जिस मध्यवर्गीय आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार का जिक्र किया था, सिर्फ कविता की पंक्तियां ही आपके सामने रख रहा हूं। उसमें लिखा उन्होंने कि जब तुम कभी हत्यारों की सूची बनाओगे, जब तुम कभी हत्यारों की सूची बनाओगे तो मुझे भूलना मत, मुझे मत भूलना। न सही मैंने हाथों में बंदूक नहीं पकड़ी, पर मैं चुप था अन्याय के वक्त कहवा घरों में। विमल जी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बहुत जाते थे, कॉफी हाउस में खूब जाया करते थे, लेकिन उनके साथ भी उनका मन, विचार, संवेदना कहाँ है? अपने ऊपर, कबीर की तरह से अपने वर्ग के ऊपर इस तरह का व्यंग्य कर रहे हैं। यहां आत्मग्लानि और क्षुधा से भरा हुआ कवि देखिए, तो मेरा नाम मत भूलना, क्योंकि मैं चुप था अन्याय के वक्त कहवा घरों में लतीफे बाजों के बीच। यह हम अध्यापक लोगों के लिए सीधे सीधे लिख रहे हैं, क्योंकि हम वैश्विक घटनाओं में, अखबारों में संख्या गिनते हैं, त्रासदियों को कैसे लतीफे बाजों के बीच जो बड़ बोले थे उनमें एक मैं भी था। सब शामिल थे, अखबार बनिए, अध्यापक, कलाकार, ये सब शामिल थे, इसलिए कि ये अपनी अपनी चिंताओं में, अपने निर्माण में व्यस्त थे। इन्हीं के भविष्य से कितने ही अतीत और वर्तमान टूटे थे। लिखना इनके भी नाम जिसमें वो छोटे हैं। बस 1-2 बात ही करता हूं, जिस पे बात संकेत कर रहा हूं। प्रयोग धर्मिता विमल जी की कविताओं की अन्यतम विशेषता है, ऐसी विशेषता है जिस पर अलग से शोध किए जाने की जरूरत है। खास तौर से मैं एमए के विद्यार्थियों को संबोधित कर रहा हूं कि कभी अगर विमल जी पे काम करने का मन बने तो आप इस एस्पेक्ट को देखिएगा। बहुत प्रयोग किए हैं, विलक्षण प्रयोग किए हैं, बहुत सुंदर आकर्षक प्रयोग किए हैं। केवल वो प्रयोगवादी कवियों की तरह से नहीं है, अदेखा, अदिखी, अधिखत, अलिखत, इस तरह से। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं, कलियाए पहाड़ों में बदलाई आभा। अब कलियाए पहाड़ों में बदलाई आभा, अब ये बदलाई आप समझते रहिए जब तक बादल से इसको जोड़ेंगे, लेकिन ऐसा कोई शब्द डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। बदलाई आभा, बादलों से युक्त आभा, तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग वो करते हैं। आत्मबोध बहुत बहुत कटु है, यथार्थ है। हम कितने छोटे हैं, हम सिर्फ दो पंक्तियां हैं, कितने छोटे हैं हम, ऊपर उठकर ही देख सकते हैं। कितने छोटे हैं हम, ऊपर उठकर ही देख सकते हैं। तो विमल जी को समझना है तो हमें वैचारिक धरातल पर, भाव के धरातल पर ऊपर उठना होगा। और अंतिम बात जिसमें मैंने कविता की दृष्टि की बात की थी, सकारात्मक दृष्टि की, आदर्श दृष्टि की, उसके बगैर, क्योंकि विमल जी की कविता पर बहुत आरोप हैं। ये मैंने छात्र जीवन में और अध्यापकी जीवन में सुना है, और आरोप मंच से भी लगाए जाते हैं। उनकी कविता पाठक सबसे बड़ा न्याय करता है, पाठक के यहाँ वो पठनीयता नहीं है। विमल जी की पठनीयता के लिए हमें उसके पाठक बनने की योग्यता धारण करनी होगी। हम सामान्य पाठक के रूप में विमल की कविताओं को नहीं समझ सकते।
लिखा है उन्होंने, और जाहिर है मैं अंतिम बात कर रहा हूं उनकी, बनाने का कोई अंत नहीं है। नरोपा कविता का शीर्षक है, शीर्षक कुछ हो, लिख किसी पे रहे हो, लेकिन देखिए कितना बड़ा जीवन दर्शन, पॉजिटिव अप्रोच का, सकारात्मक दृष्टि का। और अपने बच्चों के बीच अगर हम इस तरह की बातें न कर सकें तो सारा हमारा व्याख्यान बेकार है। अगर आपके भीतर हम सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा अगर हम न दे सकें, तो उन्होंने लिखा है कि बनाने का कोई अंत नहीं है, पर तोड़ने का अंत है। यह घर बना है, तोड़ दीजिए, अंत हो गया, लेकिन बनाने का कोई अंत नहीं है। एक घर बनाइए, दो घर बनाइए, जितना बनाना है बनाते जाइए, तोड़ने का अंत है, बनाने का अंत नहीं। और तनाव किसको नहीं होता, हमको आपको, लेकिन उस तनाव के प्रति भी कृतज्ञता जाहिर करते हैं। आपने कभी सोचा होगा, मैंने तो नहीं सोचा था, उस तनाव के प्रति भी कृतज्ञता जाहिर करते हैं, उस तनाव के प्रति भी आभार जिसने विवेक को आहत नहीं होने दिया। आप महसूस करते होंगे ना, तनाव में हमारी बुद्धि कुछ ज्यादा काम करने लगती है, तो इसलिए उस तनाव को भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं जिसने हमारे विवेक को आहत नहीं होने दिया। लेकिन इस सब के बाद पहुंचते कहां हैं? मुझे लगता है उन्होंने इस कविता में लिखा था, यह दार्शनिक मसला है, लेकिन जहां पहुंचते हैं, मुझे लगता है आगे जहां पहुंचते हैं, जीवन के सत्य में हम जहां तक पहुंचते हैं, क्योंकि कोई अंतिम सत्य नहीं है, वहीं विमल जी भी पहुंचते हैं। कविता का शीर्षक और अंतिम पंक्ति, गंतव्य। हम गंतव्य तक पहुंच जाते हैं, फिर कहां पहुंचते हैं? तो इन्हीं के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि चल रहा हूं मैं भी, जैसे पृथ्वी चल रही है, जैसे सूर्य चल रहा है, जैसे चांद चल रहा है, सब चल रहे हैं अंतरिक्ष के, उसी तरह मैं भी चल रहा हूं गंतव्यों की ओर, पर पहुंचता कहीं भी नहीं, पर पहुंचता कहीं भी नहीं। हमारा आपका गंतव्य क्या होगा, ये विमल जी से पूछें। आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत आपका आभार।